ओके देन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो आज हमारी सेकंड क्लास है गांधी जी के ऊपर, टीचिंग ऑफ गांधी। सेकंड पार्ट आप लोगों का आज है। तो इसमें भी आज हम हिंद स्वराज के बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी की शिक्षाएं उसमें किससे रिलेटेड है। जो आपकी गांधी जी की बुक है हिंद स्वराज, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये कहाँ पे लिखी थी, उन्होंने किस कंडीशन में लिखी थी और किस तरफ जाते हुए लिखी थी। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज थी आप लोगों की, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। कौन कौन से आप लोगों के राइटर थे, कौन कौन से पर्सन थे, कौन कौन से उनके मित्र थे, जिनके बारे में उन्होंने हिंद स्वराज में डिस्कशन किया है। और उसमें आप लोगों को कौन कौन सी शिक्षाएं या टीचिंग जो कि गांधी जी ने अपने ऊपर भी अप्लाई की, अपने जिंदगी के अनुभव भी अपने इस बुक में पूरे एक्सपीरियंस उन्होंने बताए हुए हैं। तो इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सेकंड क्लास है आज हमारी, तो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके ऊपर। तो उससे पहले कहना चाहूंगा, लेट्स क्रैक आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आप लोगों के एग्जीक्यूटिव प्लस तहसील वेलफेयर की बैचेस स्टार्ट है। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8350947171 के ऊपर। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ओके देन, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों का हिंद स्वराज पुस्तक थी, उसमें कई ऐसे विचारक थे, कई ऐसे मित्र थे जिनसे संबंधित हम बात कर रहे हैं। तो गांधी जी के एक मित्र थे और एक जानकार थे जिनका नाम था काका कालेकर। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके ऊपर। काका कालेकर, ठीक है। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी से हिंद स्वराज के पुस्तक में जो उन्होंने विचार दिए हैं, उनसे ये पूछा गया था कि आपके अनुसार, ठीक है, जो हिंद स्वराज में आपके द्वारा जो व्यूज दिए गए हैं, क्या ये फंडामेंटल हैं, क्या ये मौलिक हैं या नहीं। इस पर विचार किया गया था काका कालेकर के द्वारा, गांधी जी से पूछा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने इनके बारे में। तो गांधी जी से हिंद स्वराज के बारे में पूछने के ऊपर विचार किया गया था काका कालेकर के द्वारा कि ये जितने भी आप लोगों ने, आपने जितने भी हिंद स्वराज में विचार अपने प्रकट किए हैं, व्यूज अपने दिए हैं, क्या ये एक फंडामेंटल है, मौलिक है या नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा सा बात आप लोगों को माइंड में रहना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे गांधी जी की स्टडी के ऊपर। तो गांधी जी की स्टडी ऑलरेडी हम जानते हैं। ठीक है, जितने भी वेस्टर्न व्यूज थे गांधी जी के या वेस्टर्न थॉट थे आप लोगों के, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि गांधी जी के जो वेस्टर्न थॉट थे, ठीक है, इनके बारे में गांधी जी का परिचय कहाँ पे हुआ था, तो ध्यान रखना आप लोगों ने 1888 में जब गांधी जी अपनी लॉ की एजुकेशन के लिए या लॉ की शिक्षा के लिए लंदन गए थे, तो उन्होंने दो बुक्स पढ़ी थी। ठीक है, तो दो पर्सन की बुक पढ़ी थी और उनका वर्णन आप लोगों को हिंद स्वराज में भी मिलेगा। इनके बारे में उन्होंने लिखा है, इनके विचार हैं वो गांधी जी ने यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, रोमन लॉ और कॉमन लॉ के ऊपर, रोमन लॉ और कॉमन लॉ। जब इन्होंने ये वाले बुक्स पढ़ी या ये वाले विचार पढ़े, तो इनका वेस्टर्न थॉट से इनका परिचय हुआ था कि वेस्टर्न थॉट किस तरह की थिंकिंग रखता है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने लंदन में अपनी लॉ की पढ़ाई कितने समय तक की थी, तो याद रखना आप लोगों ने 9 महीने के लिए, ठीक है, 9 महीने तक लिए थे। तो इनके, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो रोमन लॉ बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो व्रूम नाम के एक पर्सन थे। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई थी। और एक थे आपके, एक और पर्सन होंगे आप लोगों के यहाँ पे जिनका नाम होगा स्नेल। ठीक है, इनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई थी उनको इन्होंने पढ़ा था, रोमन और कॉमन लॉ को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट आप लोगों की यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, और गांधी जी ने इन्हीं बुक्स को पढ़ने के बाद ये विचार दिया था कि जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं, एथिक्स, हमारे नैतिक मूल्य हमारे कानून से बड़े होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। इसका आभास या इस पर विचार गांधी जी ने कब दिया था? 1888 में, अपनी बुक्स पढ़ने के बाद, रोमन लॉ और कॉमन लॉ बुक्स पढ़ने के बाद। ठीक है,
गांधी, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, गांधी जी के द्वारा जो आप लोगों की एप्लीकेशंस लिखी जाती थी, प्रार्थना पत्र भेजे जाते थे जो आप लोगों के, इनका प्रारूप बनाना, अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करना, तो इन सब के बारे में उनको कब आभास हुआ था, या इसकी जो उनके थॉट आए थे उन्होंने इस बारे में कहाँ सीखा था? जो जब इन्होंने लंदन में अपनी लॉ की एजुकेशन पढ़ी थी, तो इसके बारे में इनको काफी इंफॉर्मेशन मिली थी कि हम किस तरह अपनी बातों का विचार करके उनको किस तरह एक एप्लीकेशन के रूप में दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरों के सामने अपनी बात को रखने का किस तरह का पूरा एक सही स्ट्रक्चर, किस तरह का प्रारूप होता है, वो किस तरह का रहेगा, सारा कुछ इन्होंने इसके बाद में देखना। ठीक है, अगर आप लोगों से इनका पूछा जाए कि लॉ की एजुकेशन का इन्होंने भरपूर रूप से कहाँ कहाँ पे अपना इसका अप्लाई किया था, तो साउथ अफ्रीका और इंडिया में। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो इनके द्वारा जितना भी कार्य किया जाता था वो अहिंसा को मद्देनजर रखते हुए ही किया जाता था। तो अपने जितने भी बात थी उसको ये एप्लीकेशन के थ्रू अपने प्रारूप भेजते थे, अपने जितने भी व्यवहारिक इनका सूझबूझ था या प्रस्ताव अपना जितना भी था उसको प्रस्तुत करते थे दूसरों के सामने। तो इन दोनों चीजों का प्रयोग उन्होंने साउथ अफ्रीका और अपने इंडिया में किया था। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को ये शिक्षा मिलती है गांधी जी से कि आप अपनी बात को इस तरह भी किसी के सामने रख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को पता है गांधी जी ने अपने पूरे समय काल में कभी भी मांसाहार का प्रयोग नहीं किया, मतलब वेज नॉन वेज नहीं खाया था। तो शाकाहार रहने की उनको जो प्रण लिया था वो उनकी मदर से लिया था, वो भी आप लोगों को पता है। बट एक बात ध्यान रखना कि शाकाहारी रहने का जो मुद्दा था वो गांधी जी के लिए काफी इम्पोर्टेंट था, और ये उनके लिए काफी एक गंभीर विषय था, क्योंकि उनकी माता जी थी, उन्होंने उनसे एक वचन लिया था कि तुम जिंदगी में कभी अपनी लाइफ में मांसाहार या मीट का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, तो इस चीज को इन्होंने जीवन पर्यंत अपना निभाया था। तो इसके बारे में, शाकाहार रहने की सच्ची सभ्यता के बारे में उन्होंने किस बुक में पढ़ा था? तो एक याद रखना आप लोगों ने, एक पर्सन थे जिनका नाम था अन्ना किंग्सफोर्ड। अन्ना किंग्सफोर्ड की एक बुक होगी यहाँ पे, परफेक्ट वे इन डाइट। ठीक है, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था परफेक्ट वे इन डाइट। तो यही बुक पढ़ के इनको शाकाहार रहने की और प्रेरणा मिली थी। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रहना है। और एक और पर्सन थे हार्वर्ड विलियम्स, हार्वर्ड विलियम्स, इनकी भी एक बुक थी, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, द एथिक्स ऑफ डाइट, द एथिक्स ऑफ डाइट नाम की एक बुक थी। इस बुक को पढ़ने के बाद इनका शाकाहार के प्रति दृष्टिकोण काफी सुदृढ़ या मजबूत हो गया था। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो यहाँ से शिक्षा ली थी गांधी जी ने, और लोगों को भी यही संदेश दिया था कि आपको, इनकी जो शिक्षा है उसमें यह संदेश दिया गया है कि आपको भी शाकाहारी रहने की जरूरत है। ठीक है, तो आप भी शाकाहारी रहें। ओके, इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो इनकी आधुनिक चिकित्सा थी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी शिक्षा क्या मिलती है? आधुनिक चिकित्सा थी इनके ऊपर, आप लोग आधुनिक चिकित्सा होगी जिसमें आप लोगों के हॉस्पिटल हो गए, आपके डॉक्टर हो गए। इसके बारे में गांधी जी ने एक बात याद रखना आप लोगों ने, इसके लिए इन्होंने एक पर्सन का एक लेख पढ़ा था या एडिटोरियल पढ़ा था, डॉक्टर एसिनसन का, डॉक्टर एसिनसन का। ठीक है, इनका इन्होंने एक एडिटर या एक तरह का इनका कोई आप लोगों ने एडिटोरियल पढ़ा था। इस एडिटोरियल ने भी गांधी जी के ऊपर काफी प्रभाव डाला था, क्योंकि इनका मानना था कि अगर आप किसी भी तरह से क्या होते हैं, बीमार होते हैं, तो आप अपने खान पान में बदलाव करके उस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। तो गांधी जी भी इसी चीज को फॉलो करते थे। उनका मानना था कि अगर आप बीमार होते हैं तो आपको आधुनिक चिकित्सा का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आहार में हेर फेर करिए, उसमें बदलाव कीजिए, और आप अपनी बीमारियों को या बीमारियों से इजीली बच सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है, गांधी जी थे जो आप लोगों के
इनकी किसी भी तरह के किसी सोसाइटी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ये वेदांत में बिलीव करते थे क्योंकि इन्होंने पढ़ा ही नहीं था, धर्मशास्त्र में इनका कोई भी विश्वास नहीं था, ना इनका कोई थियोसॉफी सोसाइटी जो आप लोगों की थी इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज में साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुझे किसी भी तरह के धर्म की कोई जानकारी नहीं है, और इन्होंने हमेशा राम राज्य की बात की है। राम राज्य में ये बात ये नहीं करना चाहते थे जिसका मतलब आपके राम भगवान राम से था। इनका मतलब था एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें गरीब भी एक इज्जत की जिंदगी जी सके, ठीक है, जहाँ पे एक गरीब इंसान भी या पुअर इंसान भी वहां पे अच्छे से रह सके, ठीक है। तो आप लोगों को एक और चीज के बारे में बताना चाहूंगा, अभी हम लंदन की ही बात करेंगे। तो लंदन में इसको दो फ्रेंड मिलेंगे, गांधी जी को दो फ्रेंड मिलेंगे लंदन में, दो मित्रों की इनसे भेंट होगी, ठीक है। और ये कौन से मित्र होंगे, ये एक थियोसॉफिस्ट सोसाइटी से संबंध रखने वाले होंगे, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सगे भाई होंगे, क्योंकि जब इन्होंने देखा गांधी जी ने कि ये दोनों पर्सन जितने भी हैं गीता को पढ़ रहे थे, ठीक है। और गांधी जी ने लंदन में ही ये स्पष्ट किया था कि उन्होंने कभी लाइफ में गीता नहीं पढ़ी है, बट उन्होंने जब इन दो भाइयों को, थियोसॉफिस्ट सोसाइटी के दो भाई थे जो इनके बाद में मित्र बने, जब इन्होंने देखा कि वो गांधी जी जो हमारी भगवत गीता है उसका अनुवाद कर रहे थे, तो इस चीज का गांधी जी के ऊपर, या उन्होंने जब गांधी जी को इनके श्लोकों के ऊपर पढ़ाया तो गांधी जी का इसके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। और गांधी जी ने उनको ये बात भी कही थी कि मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी है। तो आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है कि गांधी जी ने भगवत गीता को एक अमूल्य ग्रंथ कब माना था। तो गांधी जी ने गीता को एक अमूल्य ग्रंथ माना था लंदन में, जब ये दो भाइयों को मिले थे जो थियोसॉफिक सोसाइटी से थे, जिन्होंने गांधी जी को गीता के कुछ श्लोकों का अनुवाद करवाया था। और यहीं पे इनकी मित्रता, यहीं से इनकी भेंट होगी आप लोगों की एनी बेसेंट से। एनी बेसेंट होंगी, इनसे जो भेंट करवाएंगे ये दोनों भाई, इनकी भेंट महात्मा गांधी से करवाएंगे, ठीक है। और एनी बेसेंट से जब ये मिलते हैं तो एनी बेसेंट ने इनको कहा था कि थियोसॉफिस्ट सोसाइटी है जो हमारी, प्लीज इसमें आप लोग क्या हो जाइए, आप इसमें हमारे शामिल हो सकते हैं। बट गांधी जी ने यहाँ पे एक विचार दिया था, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने ये विचार कब और किसको दिया था। गांधी जी ने यहाँ पे एक विचार दिया था कि मेरा धर्म ज्ञान ना के बराबर है, मुझे धर्म की किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं किसी भी सोसाइटी या किसी भी पंथ को शामिल नहीं हो सकता इस समय, ठीक है। तो ये ध्यान में आप लोगों ने रखना है, ठीक है। तो इन्होंने एक मैडम यहाँ पे रखेंगे, आप लोग इनका नाम याद रखना, मैडम वलेव दस्की। मैडम ब्लैब दस्की की एक पुस्तक होगी जिसका नाम था टू थिया साफी, टू थिया साफी नाम की एक पुस्तक इनकी पढ़ेंगे ये गांधी जी, तो ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, मैडम ब्लैव डेस्की की बुक थी जिसका नाम था टू थिया साफी, साफी, ठीक है। तो इस बुक को पढ़ने के बाद गांधी जी के अंदर हिंदू धर्म की पुस्तकें पढ़ने की भी इच्छा पैदा हुई थी। तो गांधी जी ने इस चीज, सबसे पहले तो उनके माइंड से ये चीज हटी थी कि हिंदू धर्म जो मानते थे वो अंधविश्वास से भरा हुआ धर्म है। सबसे पहला तो इनके माइंड से ये वाला डाउट क्लियर हुआ था कि हिंदू धर्म है जो आप लोगों का, वो किसी भी तरह का अंधविश्वास का धर्म नहीं है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी का हिंदू धर्म से विश्वास कब बढ़ा था, या गांधी जी के ऊपर जितने भी अंधविश्वास जो हिंदू धर्म के प्रति थे वो किस पुस्तक को पढ़ने के बाद सही हुए थे। तो याद रखना, मैडम वले दास्की की एक बुक थी जिसका नाम था, आप लोगों ने याद रखना इनका नाम, टू थियासाफी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों की रहेगी, ठीक है। एक और बात कही गई है आप लोगों की हिंद स्वराज में कि गांधी जी थे जो आप लोगों के, वो एक पर्सन थे जिनका नाम था टॉलस्टॉय। ऑलरेडी मैं इनके बारे में आप लोगों को कल बता चुका हूँ। टॉलस्टॉय थे, टॉलस्टॉय की इन्होंने, ठीक है। तो टॉल्स्टॉय की आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टॉल्स्टॉय की कितनी पुस्तकों को हिंद स्वराज में गांधी जी ने, या गांधी जी ने हिंद स्वराज की सूची में, लिस्ट में उनको शामिल किया था। तो इनकी टोटल 6 बुक थी जिनको गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज में जिनका वर्णन भी किया है।
ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि टॉल्स्टॉय की कौन सी पहली पुस्तक गांधी जी ने पढ़ी थी या बुक पढ़ी थी, तो हमेशा माइंड में रखिए 1894 में गांधी जी के द्वारा पहली बार पढ़ी गई थी बुक द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। ठीक है, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू जो आप लोगों की गांधी जी के द्वारा पढ़ी गई टॉल्स्टॉय की सबसे पहली बुक थी। ठीक है, इस बुक में टॉल्स्टॉय ने किसके बारे में लिखा था? इस बुक में टॉल्स्टॉय ने ईसाई धर्म के बारे में लिखा था, इनकी नैतिक व्यवस्थाओं के बारे में लिखा था। सब चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक चीज की बात बता चुका हूं कि गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में एक आश्रम की स्थापना की गई थी, तो उस आश्रम का नाम था फिनिक्स आश्रम। और यहाँ पे इसी क्वेश्चन या इसी बुक का जिक्र होएगा आप लोगों का, क्योंकि गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम के जितने भी सदस्य थे उन सब सदस्यों को ये हुक्म दिया था, ये आप लोगों का आग्रह किया था कि आप एक बुक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। तो फिनिक्स आश्रम का वही सदस्य बन सकता था जिसने ये बुक पढ़ी थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है गांधी जी के साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका का जो फिनिक्स आश्रम था उसमें कौन सी बुक का पढ़ना कंपलसरी रखा था गांधी जी ने? तो उस बुक का नाम था द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। ठीक है, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, जिसे गांधी जी ने सबसे पहली बार 1894 में पढ़ा था। आप लोगों से पूछा जाएगा कि टॉल्स्टॉय की किस बुक को गांधी जी ने गुजराती भाषा में अनुवाद किया था जिसका, तो ध्यान रखना उस बुक का भी यही नाम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। ठीक है, टॉल्स्टॉय की एक और बुक थी जिसका नाम था व्हाट इज आर्ट। तो ये बुक भी गांधी जी के ऊपर काफी प्रभाव डालेगी, क्योंकि यहाँ पे भी गांधी जी को इम्पोर्टेंट रहेगा। गांधी जी ने इस बुक का भी गुजराती में खुद अनुवाद किया था, ये भी ध्यान रखना। दो बुक्स आप लोगों की यहाँ पे हो चुकी हैं, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू और एक आप लोगों की व्हाट इज आर्ट। ठीक है, तो गांधी जी ने जो टॉल्स्टॉय की ये बुक पढ़ने के बाद ये स्वीकार किया था कि जो आप लोगों की प्रकृति है, जो आप लोगों की कला है, जो आप लोगों की सौंदर्य है, नैतिकता है और राजनीतिक गतिविधियां हैं, ये क्या है? आपस में जुड़ी। ठीक है, उन्होंने ये बात कही थी इसको पढ़ने के बाद कि कला को आप केवल एक कला के रूप में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये कला है जो आप लोगों की ये मानव की विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी हुई है, तो आप कला को एक नॉर्मल चीज ना समझे। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से आश्रम की स्थापना की थी? एक आप लोगों का हो गया फिनिक्स आश्रम और एक होगा टॉल्स्टॉय आश्रम। ठीक है, और इंडिया की बात की जाए तो गांधी जी ने इंडिया में किन किन आश्रमों की स्थापना की थी? एक आप लोगों का साबरमती होगा और एक होगा सत्याग्रह आश्रम। ये भी गांधी जी के द्वारा इसका याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो गांधी जी की एक और बात आप लोगों ने देखनी है। गांधी जी का अगर यहाँ पे आर्ट की बात की जाए तो गांधी जी ने अपने इस आर्ट शब्द को किससे रिलेट किया था? चरखा कातने से। गांधी जी का मानना था कि चरखा कातना भी एक तरह की कला होती है, और अगर आप लोग चरखा काटते हो तो इससे आपका शारीरिक श्रम बढ़ेगा, शारीरिक कसरत होगी या एक्सरसाइज होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। इसके बाद आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में किन अनुभव की बात की है? तो हिंद स्वराज में गांधी जी ने अपने आंतरिक अनुभवों की बात की है। ठीक है, तो ये सारी शिक्षाएं हैं आप लोगों की गांधी जी की, उनके आंतरिक अनुभव जो आप लोगों के होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। एक और चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, एक तो बुक होगी इनकी द फर्स्ट, आप लोगों को जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। एक और चीज याद रखना आप लोगों ने, दो बुक्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं, द किंगडम गॉड विद इन यू, व्हाट इज आर्ट, और इनकी और बुक का नाम भी लिख लीजिए प्लीज अगर आ सके आपको एग्जाम में। हाउ शैल वी एस्केप, टॉल्स्टॉय की बुक है। अगर इनसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी बुक ऐसी है जो आप लोगों की गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज की कृतियों में जिनको शामिल किया है, तो याद रखना हाउ शैल वी एस्केप। ठीक है, और एक है द स्लेवरी ऑफ आवर टाइम्स एंड द फर्स्ट स्टेप।
ठीक है, तो इन सब का वर्णन किया गया है गांधी जी की अपने हिंद स्वराज में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इम्पोर्टेंट है आप लोग को। इसके बाद गांधी टॉल्स्टॉय की ही हम अगर बात करें तो आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि टॉल्स्टॉय का एक लेटर था जिसको नाम दिया था इन्होंने लेटर टू हिंदू। तो टॉल्स्टॉय का ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा था लेटर टू हिंदू, तो जिसमें इन्होंने ये बात कही थी कि भारतीयों को गुलामी का मेन कारण अंग्रेज नहीं है बल्कि भारतीय खुद ही है अंग्रेजों के गुलाम बनने के कारण। ठीक है, यही बात आपके गांधी जी भी कहते थे कि अंग्रेजों ने कभी भारतीयों को अपना गुलाम नहीं बनाया बल्कि भारतीय ही ऐसे लोग थे जो खुद ब खुद जाके अंग्रेजों के गुलाम बने थे। अंग्रेज तो भारत में आए थे व्यापार करने, ठीक है, वो तो व्यापार करने आए थे, वो तो भारत के लोगों से कच्चा माल खरीदते थे। पर जब इन भारतीयों की आपस में लड़ाई होती थी तो वो जाके अंग्रेजों के पास जाते थे और अंग्रेजों ने इसी चीज का फायदा उठाया और अपना इनको गुलाम बनाया और अपने आप ही उनके जाके गुलाम बन गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो ये कुछ एक विचार थे गांधी जी के। अब हम विचार की बात करेंगे, इकोनॉमिक थॉट्स जो होंगे आप लोगों के गांधी जी के, ये कहाँ से इनसे प्रभावित हुए थे। आर्थिक विचार गांधी जी के होंगे यहाँ पे। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो आर्थिक विचार थे इनके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे गांधी जी, वो जॉन रस्किन से हुए थे। जॉन रस्किन का समय काल रहेगा 1819 से लेके 1900 तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों की। तो गांधी जी ने इनकी 2-3 किताबें पढ़ी थी या आप लोगों की कुछ बुक्स पढ़ी थी। तो जॉन रस्किन के द्वारा सबसे पहली जो बुक पढ़ी गई थी गांधी जी के द्वारा, इसका नाम था ए जॉय फॉर एवर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद इनके द्वारा एक और बुक पढ़ी गई थी जिसका नाम था अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट इंपॉर्टेंट है बुक, ये वाली भी पूछी जा सकती है आप लोगों से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रहेगी अच्छी आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों से पूछा जा सकता है ये वाला कि अनटू द लास्ट बुक है जो आप लोगों की, वो गांधी जी को किसने दी थी। तो गांधी जी जब आप लोगों के इंग्लैंड से या लंदन से साउथ अफ्रीका का, या इन्होंने एक समय काल आता है जब ये किसी विजिट पे जाते हैं तो वहां पे इनके एक फ्रेंड इनको मिलते हैं जिनका नाम होगा मिस्टर पॉलक। मिस्टर पॉलक इनको ये बुक पढ़ने के लिए देते हैं और गांधी जी ने उनके बारे में ये बात कही है कि जब मैंने इस बुक को एक बार खोला था उसके बाद मुझे इस बुक को बंद करने का ख्याल ही नहीं आया और मैं इसको बुक को पूरी तरह से इस बुक में डूब चुका था, क्योंकि जो अनटू द लास्ट बुक थी इससे मेरे काफी प्रश्नों का मुझे आंसर मिला था और साथ में मेरे काफी विचार और मेरे काफी ऐसे क्वेश्चन थे जिनको मैं जानना चाहता था, जो कि इस बुक ने मुझसे कंप्लीट करवाए थे। याद रखना आप लोगों ने, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने जॉन रस्किन की किस बुक का गुजराती में अनुवाद किया था। तो उस बुक का नाम होगा आप लोगों का अनटू द लास्ट। ओके, और बाद में इसी बुक का गांधी जी ने नाम रखा था सर्वोदय। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, और एक बात याद रखना, ए जॉय फॉर एवर में गांधी जी जिस तरह आप लोगों के मॉडर्न सिविलाइजेशन का आलोचना करते थे उसी तरह आप लोगों के जॉन रस्किन की इस बुक में ए जॉय फॉर एवर में मॉडर्न आप लोगों का जो सिविलाइजेशन है, मॉडर्न औद्योगिक सभ्यता है, इसका इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने बहिष्कार और इनकी आलोचना की थी, क्योंकि उनका मानना था कि जो आप लोगों का मॉडर्न सिविलाइजेशन आ गई, ये आपकी कला को, आपके सौंदर्य को खत्म करेगी, जिस कारण आप लोगों के जो लोग होंगे वो गांव से किस तरफ भागेंगे, शहर की तरफ, ठीक है, रोजगार ढूंढने के लिए। और आप लोगों का सारा जितना भी कार्य होगा वो सारा गांव का छीन लिया जाएगा मॉडर्न सिविलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इस पुस्तक में गांधी जी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था, ये भी ध्यान रखना। अनटू द लास्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। गांधी जी ने ये बात कही थी इस बुक को लिखने के बाद कि जो मेरे अंदर की गहराई से छिपी हुई बातें थी उसको मैंने स्पष्ट रूप से इसका आत्मज्ञान या इसके बारे में जाना, कौन सी बुक पढ़ के, अनटू द लास्ट बुक पढ़ के। ठीक है, इस पुस्तक से गांधी जी ने कुछ एक चीजों के बारे में सीखा था कि हमारी भलाई में ही सबकी भलाई है या सबकी भलाई में हमारी भलाई है। ठीक है, इनका मानना था कि जो लॉयर होता है और आपका बार्बर होता है, नाई होता है, उसको और उसके काम को बिल्कुल एक समान वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक तरह का काम करते हैं। और इसके बाद उन्होंने माना था कि मेहनत मजदूरी करने वाले जो आप लोगों के किसान होते हैं उनका जीवन ही आप लोगों का सर्वोच्च होता है।
ठीक है, सच्चा जीवन उसी चीज को माना था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और याद रखना, अनटू द लास्ट पढ़ने के बाद ही गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, और जोहान्सबर्ग में इनके द्वारा 1910 में टॉल्स्टॉय आश्रम की भी स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं किस बुक को पढ़ने के बाद, अनटू द लास्ट पढ़ने को। ठीक है, 1915 में आप लोगों को पता है इन्होंने 1950 में इन्होंने आप लोगों का अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, और 1936 में इन्होंने वर्धा नामक स्थान पर सेवाग्राम की स्थापना की। तो ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1915 में इनके द्वारा अहमदाबाद में साबरमती, और आप लोगों का 1936 में सेवाग्राम की स्थापना वर्धा में। ठीक है, एक और चीज ये आप लोगों ने याद रखनी है कि गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन में अपने अनटू द लास्ट को सर्वोदय के रूप में भी प्रकाशित किया था, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक और चीज याद रखना, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गांधी जी की बुक में अंतिम अध्याय जो आप लोगों का होगा वो किस बुक का अंतिम अध्याय हिंद स्वराज बुक का उसकी भूमिका बना था, तो सर्वोदय। तो हिंद स्वराज की जब गांधी जी ने भूमिका लिखी थी तो उन्होंने सर्वोदय से अपने विचारों को उठाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए की आएगी। एक और पर्सन थे जिनका इन्होंने हिंद स्वराज में वर्णन किया होगा, उनका नाम होगा हेनरी मैन। हेनरी मैन जो आप लोग के होंगे, इनकी एक बुक होगी विलेज कम्युनिटी इन द ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ये भी गांधी जी इनके विचारों से काफी प्रभावित थे। इनका भी यही मानना था कि आप लोगों का जो असली देश या कुछ भी बसता है वो आप लोगों के कहाँ पे बसता है, आपके विलेजेस में बसता है। तो इन्होंने भी कला को काफी समर्पित किया था अपनी चीज को, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। एक और पर्सन होंगे एडवर्ड कारपेंटर। एडवर्ड कारपेंटर का आप लोगों ने याद रखना है, इनकी एक बुक थी सिविलाइजेशन, इट्स कॉज एंड क्यूर। इट्स कॉज एंड क्यूर। ठीक है, इनके बारे में आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी के हिंद स्वराज के अध्याय 6 में किसका वर्णन किया है, तो ये किया गया है एडवर्ड कारपेंटर की बुक सिविलाइजेशन इट्स कॉज एंड क्यूर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने इसके लिए। ओके, इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आप लोगों का एक और पर्सन होंगे यहाँ पे मैक्स नार्डू। मैक्स नार्डू की एक बुक होगी जिसका नाम होगा पैराडॉक्स ऑफ सिविलाइजेशन। पैराडॉक्स ऑफ सिविलाइजेशन, इसको भी गांधी जी ने पढ़ा है। ठीक है, बट इसके बारे में एक मतभेद रहेगा, यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा सकता है। गांधी जी ने कहा था कि मैंने बुक पढ़ी है मैक्स नार्डू की पैराडॉक्स ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, हिंद स्वराज में इस बुक का वर्णन किया गया है, बट काफी इतिहासकारों का मानना है कि इस तरह के मैक्स नार्डू की कोई भी बुक नहीं थी। नार्डू के द्वारा इनका मानना था कि दो ही बुक लिखी गई थी, एक का नाम था कन्वेंशन ऑफ सिविलाइजेशन, और एक का नाम था पैराडॉक्स या पैराडॉक्सिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो यहाँ से ये माना जाता है कि जो गांधी जी ने यहाँ पे बात की थी अपने हिंद स्वराज में मैक्स नाराडो की जो पैराडॉक्स ऑफ सिविलाइजेशन, तो उन्होंने ये दो बुक्स का नाम एक ही बुक में लिख दिया था। तो ये याद रखना आप लोगों ने, क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हिंद स्वराज में गांधी जी के द्वारा सबसे ज्यादा किस सिविलाइजेशन बुक का बात की गई है,
तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, मैक्स नार्डू की जो पहली बुक थी कन्वेंशन ऑफ सिविलाइजेशन, इसका प्रभाव ज्यादा देखा जा सकता है सिविलाइजेशन सभ्यता के रूप में गांधी जी के जो बुक है उसके बारे में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चीजों का ध्यान रखना आप लोगों ने। एक और पर्सन थे आप लोगों के, एक अमेरिकन राइटर थे जिनका नाम था डेविड थोरो। इनका वर्णन भी गांधी जी ने किया है अपने इसमें। तो डेविड थोरो की एक बुक थी जिसका नाम था ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडेंस। ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडेंस। ठीक है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 1907 में इंडियन ओपिनियन में गांधी जी ने किसके बारे में लिखा था या किसको प्रकाशित किया था? तो याद रखना, अमेरिकन थॉट थे, एक राइटर थे जिनका नाम था डेविड थॉरो। उनकी एक बुक थी ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल ऑबिडेंस, उनके बारे में लिखा था। और गांधी जी इनसे काफी प्रभावित थे, इनसे भी काफी प्रभावित थे और इनकी बातों को मानते थे। ठीक है, और आप लोगों से पूछा जा सकता है सद्गुणों के बिना राजनीति बेकार है, ये किसके शब्द हैं? सद्गुणों के बिना राजनीति बेकार है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आप लोगों के डेविड थोरो ने। तो इनके इन विचारों से भी गांधी जी काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, डेविड थोरो की एक और बुक का नाम लिख लीजिए आप लोग, लाइफ विदाउट प्रिंसिपल। लाइफ विदाउट प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये लाइफ विदाउट प्रिंसिपल में ही इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी कि सद्गुणों के बिना राजनीति बेकार है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के रहेंगे। ठीक है, एक पर्सन होंगे यहाँ पे मैजिनी, यहाँ पे थोड़ा बीडी सावरकर के बारे में बात कर लेंगे। मैजिनी नाम का एक पर्सन होगा, इनकी एक बुक है ड्यूटीज ऑफ मैन। एक क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा। ड्यूटीज ऑफ मैन है, इसमें इन्होंने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली का संघर्ष बताया था। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्यूटीज ऑफ मैन का किस भारतीय के द्वारा मराठी में अनुवाद किया गया था? तो याद रखना आप लोगों ने, एक पर्सन का नाम बीडी सावरकर। वीडी सावरकर के द्वारा मराठी में अनुवाद किया था इस बुक का, ट्रांसलेट इन मराठी। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने इसके बारे में। आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी के द्वारा किस धार्मिक पुस्तक को सबसे उच्च या सर्वश्रेष्ठ, या एक याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ व उच्च धार्मिक पुस्तक गांधी जी ने किसको माना था? तो वो था आप लोगों का तुलसीदास का रामचरितमानस। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। और आप लोगों से कह सकते हैं कि जो गांधी जी का राम राज्य था, इसकी संज्ञा उन्होंने कहाँ से ली थी? तो रामायण से। तो रामायण से गांधी जी इतना प्रभावित हुए थे, तो उनका जो सपनों का भारत था उसको वो राम राज्य ही कहते थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। एक और क्वेश्चन माना जा सकता है कि गांधी जी ने आध्यात्मिकता का ज्ञान किससे प्राप्त किया था? तो याद रखना, एक पर्सन का नाम होगा यहाँ पे राजचंद्र मिलता है आपको नाम, या रायचंद्र।
राजचंद्र या रायचंद्र एक तरह के हीरों के व्यापारी थे, लेकिन इनका एक चरित्र था वो काफी शुद्ध था। आंतरिक विचार इनके काफी अच्छे थे। ज्ञान और आत्मदर्शन, इनके ज्ञान, आत्मदर्शन और आंतरिक विचारों से गांधी जी इतना प्रसन्न हुए थे कि एक समय गांधी जी ने इनको पत्र लिखा था, और इस पत्र में इन्होंने इनसे क्वेश्चन पूछे थे 27। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि गांधी जी ने एक पत्र लिख के एक पर्सन से 27 क्वेश्चन पूछे थे आध्यात्मिकता के ऊपर। तो वो पर्सन कौन थे? रामचंद्र या आप लोगों के रायचंद्र। ठीक है, तो एक और चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है कि गांधी जी ने अपना आध्यात्मिक गुरु किसको नहीं अपनाया था? तो रामचंद्र या रायचंद्र, एक ही बात आप लोगों की होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों की, इनका वर्णन भी आप लोगों का इसमें किया गया है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज है जो आप लोगों का, अगर रियल में देखा जाए, जो आप लोगों की टीचिंग ऑफ गांधी है वो इन विचारों से बनती है। अगर गांधी जी के बचपन की यहाँ पे बात की जाए तो वो गांधी जी की कोई टीचिंग नहीं थी, वो गांधी जी का एक बचपन था, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिक से बनते हैं, बट अच्छे क्वेश्चन बनेंगे टीचिंग ऑफ गांधी के यहाँ से। इसमें हिंद स्वराज अगर पढ़ी होगी हमारे HPPSC वालों ने तो वो डाल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंद स्वराज आपकी किस शैली में लिखी गई है, तो याद रखना संवाद शैली में। संवाद शैली में आप लोगों की हिंद स्वराज लिखी गई है। इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों की रहेगी। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज को कितने अध्यायों में बांटा गया था? तो याद रखना आप लोगों ने 20 अध्यायों में इसको बांटा गया था। ठीक है, जिनमें आप लोगों के 11 अध्याय थे जो आप लोगों के, ठीक है, टोटल आप लोगों ने ध्यान रखना जो इनके 11 अध्याय थे वो आप लोगों के इनके हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक विचार थे, हिस्टोरिकल थॉट थे, ऐतिहासिक विचार, और इनमें जो 9 विचार थे वो इनके दार्शनिक विचार थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों की रहेगी। ओके, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि गांधी जी की जो हिंद स्वराज है इसका जो गुजराती ट्रांसलेट हुआ था या संस्करण था उसमें उसमें इन्होंने गवर्नमेंट को किस रूप से डाला है? तो याद रखना सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट का नाम इन्होंने दिया है। वैसे इस पे क्वेश्चन बनता नहीं है, सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नमेंट का वर्णन बनता है। बट एक और चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है, स्वराज वर्ड की बात की जा रही है यहाँ पे। हिंद स्वराज का जो गुजराती में अनुवाद हुआ था उसमें स्वराज वर्ड को सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी वहां पे, पर जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इसको उन्होंने वहां पे सेल्फ रूल का नाम दिया था या होम रूल का नाम दिया था। ठीक है, वहां पे सेल्फ गवर्नमेंट वर्ड, सॉरी आप लोगों का सेल्फ गवर्नमेंट वर्ड नहीं यूज किया गया था, सेल्फ गवर्नमेंट की जगह होम रूल आप लोगों का। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है इनके बारे में। और आप लोगों से क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हिंद स्वराज बुक आप लोगों की कब बैन हुई थी? तो 1910 में भारत सरकार या बॉम्बे सरकार के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, आपकी जो ये बुक है श्याम कृष्ण वर्मा का भी इनके ऊपर थॉट रहेगा, एक पर्सन का नाम लिखना हिंद स्वराज के ऊपर। श्याम कृष्ण वर्मा है एक पर्सन। श्याम कृष्ण वर्मा का ये मानना था कि गांधी कष्ट भोगने के ईसाई सिद्धांत का व्यवहारिक रूप इस बुक में वर्णित कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ईसाई धर्म के काफी प्रभाव में रहे थे, तो उनका मानना यही था कि गांधी जी, सॉरी, लंदन में काफी रहे थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका गए, फिर भारत आए थे। तो उनका मानना था कि गांधी जी के द्वारा जो ये बुक लिखी गई है हिंद स्वराज, ये काफी हद तक ईसाई सिद्धांत को फॉलो करती है। ठीक है, और एक गोखले थे, एक उनका भी नाम याद रखना आप लोगों ने। गोखले के द्वारा ये लिखा गया था कि गांधी जी के द्वारा जो आप लोगों की हिंद स्वराज लिखी है इसको लिखने में इन्होंने काफी जल्दबाजी दिखाई है। ठीक है, और इनके जो आप लोगों को बताया था मैंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही ये बात कही थी कि स्वयं ये भारत में 1 साल आने के बाद गांधी जी स्वयं इस बुक को क्या करेंगे, रद्दी के टोकरे में फेंक देंगे या इसको नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हिंद स्वराज को आलोचकों का सामना करने के बाद कब इसको एक स्थायी पहचान मिली थी, तो याद रखना 1919 में। ठीक है, 1919 में। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि हिंद स्वराज का अमेरिकन ट्रांसलेशन या अमेरिकन संस्करण किस नाम से किया गया था, तो sermon ऑन द सी।
ठीक है, क्योंकि ये समुद्र के ऊपर लिखी गई थी तो उन्होंने इसको नाम ही ये दे दिया था, sermon ऑन सी। तो ये HD नाम थे पर्सन जिन्होंने इसको संपादित किया था, HT मजूमदार। ठीक है, और उसके बाद ये बुक काफी आप लोगों की फेमस हुई थी, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। एक और बात याद रखना कि 1973 में इसी बुक के बारे में एक शांति फीस 1973 में शांति पीस फाउंडेशन आप लोगों का होगा यहाँ पे, शांति प्रतिष्ठान, इन्होंने अपनी एक पत्रिका मैगजीन छापी थी जिसमें इन्होंने गांधी मार्ग में इसका वर्णन किया था, और इसके ऊपर इन्होंने गांधी पत्रिका, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इसके ऊपर इन्होंने एक आयोजन भी गठित किया था, एक आयोजन का भी इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये इनमें एक बात है आप लोगों की, इनमें आप लोगों के जितने भी पर्सन होंगे उन सब ने क्या किया था, इनका जो भी आप लोगों के होंगे इसके पक्ष में थे, इस बुक के पक्ष में थे। आप लोगों से पूछा जा सकता था कि गांधी जी का 1973 में इस बुक का किसने विरोध किया था, RC मजूमदार थे। RC मजूमदार ने गांधी जी के विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक नागेश्वर प्रसाद होंगे आप लोगों के पर्सन, उन्होंने भी हिंद स्वराज का वर्णन किया है, नागेश्वर प्रसाद। इनके द्वारा हिंद स्वराज अ फ्रेश लुक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें इन्होंने गांधी जी के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये आप लोगों के आधुनिक भारतीय राजनीति के बारे में इन्होंने चर्चा की है। ओके, तो विनोबा भावे होंगे आप लोगों के, स्वतंत्र भारत के बाद आप लोगों के विनोबा भावे हैं। विनोबा भावे जिन्होंने कहा था कि भूदान आंदोलन चलाया था जिन्होंने, वो भी गांधी जी से काफी इंस्पायर हुए थे हिंद स्वराज पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आज हमारी जो शिक्षा थी वो हिंद स्वराज के ऊपर थी। हिंद स्वराज आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट होगा। कल हम गांधी जी के राष्ट्रीय दृष्टिकोण, इनके राजनीतिक दृष्टिकोण, इनके धार्मिक दृष्टिकोण से जितनी भी शिक्षाएं आप लोगों को मिलती हैं वो सारी वर्णन करेंगे। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद। और किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए रिगार्डिंग योर एग्जाम तो आप लोग प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर के ऊपर। Thank you so much. Good night to all of you.